हाय गाइस, ऑलवेज बाई मोस्ट वेटेड स्टॉक ऑफ ईच सेक्टर। हमेशा हर एक सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो बाई करें। जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे कि कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर भारती एयरटेल है, आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस या टीसीएस है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर सिप्ला या सन फार्मा है। तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में जो मोस्ट वेटेड स्टॉक है यानी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से वो जरूर होना चाहिए। और कम से कम आपके पोर्टफोलियो के 50 to 60% पार्ट में ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो कि उस सेक्टर की हर एक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे अगर आपको बैंक खरीदना है तो एचडीएफसी बैंक खरीदें या एक्सिस बैंक खरीदें या आईसीआईसी बैंक खरीदें। ऐसी कंपनियां खरीदें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो उसके अलावा कौन कौन से फंडामेंटल्स आपको देखने हैं, क्या क्या आपको रिसर्च करनी है कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहला फंडामेंटल है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितने अर्निंग है, यानी 100 रुपये का, अगर 100 रुपये के शेयर पे 10 रुपये की अर्निंग है तो उसका जो ईपीएस है वो होगा 10। यानी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर 10 रुपये अर्निंग है, जो उस शेयर की अर्निंग है वो ईपीएफ है। तो 200 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये की अर्निंग भी हो सकती है उसकी, 500 का शेयर है तो भी 10 रुपये की अर्निंग हो सकती है। तो ईपीएस से हमें कंपैरिजन नहीं पता लगेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी ज़्यादा है। बस एक, क्योंकि जो कंपनी का ईपीएफ 10 है या ईपीएफ 20, अगर दो कंपनी है, एक का ईपीएफ 10 है और दूसरी का भी 10 है, तो हो सकता है कि एक का प्राइस 50 हो, एक का प्राइस 100 हो। तो अगर दो कंपनी का ईपीएफ बराबर है तो जो कंपनी का प्राइस कम होगा वो कंपनी आपको लेने में फ़ायदा है। तो एक दूसरा रेशो है जिसको हम कहते हैं पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपनी का जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहां पर अगर कोई कंपनी जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है और उसका पी रेशो 10 है तो उसका मतलब ये है कि अगर आप उस कंपनी में 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट दे रही है। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी का पी रेशो 5 है तो उसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी के अंदर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट दे रही है। यानी पी रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो पी रेशो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हुआ, प्राइस ऑफ द स्टॉक अपॉन अर्निंग पर शेयर। प्राइस ऑफ द स्टॉक अपॉन ईपीएस। अगर आप जो प्राइस है उसको ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो आपको पी रेशो निकल के आएगा। तो किसी भी कंपनी का जितना कम पी रेशो है उतना बेटर है। जैसे कि हमने यहाँ पर 100 रुपया का शेयर 10 रुपये की अर्निंग पर खरीदा तो उसका पी रेशो 10 निकल के आया, जबकि यहाँ पर हमने 20 रुपये कमाने वाली कंपनी को 100 रुपये में खरीदा तो यहाँ पर पी रेशो 5 निकल के आया। तो पी रेशो जितना कम है उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 100 रुपये लगाने पर 20 रुपये की अर्निंग मिल रही है और यहाँ पर हमें 100 रुपये लगाने पर 10 रुपये की अर्निंग मिल रही है। तो ये कंपनी हमारे लिए बेटर है जिसमें कि हमें 100 रुपये लगाने पर 20 रुपये की अर्निंग मिल रही है। तो पी रेशो जितना कम है उतना अच्छा है। बुक वैल्यू यानी उस कंपनी की बुक्स के अंदर उसकी जो वैल्यू है, यानी जो अकाउंटिंग होएगी, जो चार्टर अकाउंटेंट उस कंपनी के बुक्स में उसके जो एसेट्स हैं उनमें से उसकी लायबिलिटीज को माइनस करके जो पर शेयर की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालेगा वो उसकी बुक वैल्यू है। तो यहां पर प्राइस टू बुक रेशो यानी जो अगर वो कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और वो कंपनी हमें 50 रुपये में मिल रही है तो हम उसको बोलेंगे कि ये 0.52 बुक वैल्यू पर मिल रही है। ठीक है। तो कई बार कंपनी ऐसा भी होता है कि उसका जो बुक वैल्यू है वो 100 रुपीज़ की है और वो आपको 200 रुपीज़ में मिले तो हम उसको बोलेंगे 2 times 2 बुक वैल्यू पर मिल रही है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप हमेशा चाहेंगे कि आपको जो बुक वैल्यू है वो कम से कम मिले, यानी 100 रुपये का जो शेयर है जिसकी 100 रुपये की बुक वैल्यू है वो आपको 50 रुपये में मिले, 40 रुपये में मिले, 30 रुपये में मिले। या आप कभी नहीं चाहेंगे कि 100 रुपये का जो शेयर है जिसकी बुक वैल्यू 100 रुपये की है, यानी अकाउंटिंग टर्म में वो शेयर 100 रुपये का होना चाहिए, वो आपको 200 रुपये का मिले। तो आप कभी नहीं चाहेंगे। आप हमेशा ऐसी कंपनी सर्च करेंगे जिनकी बुक वैल्यू के हिसाब से उनमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है।
यानी उनकी बुक वैल्यू 100 रुपीज़ है और वो आपको 50 रुपये में मिल रही है। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक, जिनमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस टू बुक वैल्यू पर जो कंपनी मिल रही है, आप हमेशा ऐसी कंपनीज को लेना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि अगर आप भी यही एनालिसिस करना चाहते हैं और आप ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है और जिनकी बुक वैल्यू कम है, जो आपको ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रही है, तो ये एक आउटडेटेड तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस का, और ऐसी कंपनी कभी भी आपको रिटर्न नहीं देगी। यानी आपको ये देखना है जरूर कि उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है, वो कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है या लॉस में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वार्टर में उस कंपनी को प्रॉफिट आया और नेक्स्ट क्वार्टर में उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं आया, और क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं आया तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ये चीज नहीं देखनी है कि कभी आप लालच में आ जाएं और लालच में आप ऐसी कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठी कर लें जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू से डिस्काउंट में आपको मिल रही है या जिनका पी रेशो कम है, तो वो कंपनीज आपको कभी भी रिटर्न नहीं देगी। आपको कुछ दूसरे फैक्टर्स भी जरूर देखने पड़ेंगे, और दूसरा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो क्यों कम है, क्यों बाजार उसको ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं दे रहा है, या वो कंपनी आपको अपने बुक वैल्यू से क्यों डिस्काउंट पे मिल रही है। हो सकता है कि वो कंपनी की बुक्स में ज्यादा लोन हो या और कोई प्रॉब्लम हो, या उसका जो प्रमोटर है वो इंटीग्रिटी से काम ना करता हो, वहां पर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो आपको ये सारी चीजें भी देखनी होगी। तो यहां पर आपको 100% रिलाई नहीं करना है। ज्यादातर जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको काम करते हुए 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए और वो पूर्ण रूप से इसी चीज पर रिलाई करते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं बन रहा है और उनके पोर्टफोलियो डीप लॉसेस में है। तो आपको और दूसरी चीज़ें भी देखनी है कि उस जो कंपनी है, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 10 साल पहले अगर कोई डोमिनोज पिज़्ज़ा के स्टॉक खरीदता, यानी जुबिलेंट फूडवर्क के स्टॉक खरीदता, तो उसकी जो वेल्थ है वो 10 गुनी, 20 गुनी, 50 टाइम्स हो चुकी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था। और हर एक बंदा डोमिनोज, अगर आप डेली उसमें अगर आपको कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं कि वो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और आप उस चीज़ का, उस कंपनी के प्रोडक्ट को आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो आप उस कंपनी के शेयर को खरीदें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आईटीसी पहले 80 to 90% उसका जो प्रॉफिट आता था वो सिगरेट सेल से आता था, लेकिन अब उसका जो 10 to 20%, अब उसका जो 30% करीब प्रॉफिट आने लगा। वो क्लासमेट की कॉपीज आपने देखी होगी, या फिर आशीर्वाद आटा, या फिर आपका जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे चिप्स आते हैं आईटीसी के, और एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बेसन, टाटा संपन्न वगैरह, ये सब चीज़ें उसने इतने सारा चीज़ें निकाली। अब उसका जो रेवेन्यू है वो 30% to 40% दूसरी चीज़ों से आना शुरू हो गया। तो वहाँ पर आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, वहाँ पर ग्रोथ है। तो इस तरह के स्टॉक को आप सेलेक्ट करें जिसको आपको लगता है कि उसके प्रोडक्ट फ्यूचर में बिकने वाले हैं। जैसे कि 3 साल पहले, 5 साल पहले अगर कोई रिलायंस जियो के अंदर इन्वेस्ट करता, अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता और ये देखता कि जियो की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो जियो का आज बाजार गिरने के बावजूद भी उसकी जो कंपनी की शेयर की वैल्यू वो 10 टाइम्स या 5 टाइम्स हो चुकी। तो हमेशा ऐसा प्रोडक्ट देखें, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें जिसकी बाजार में डिमांड है और डिमांड बढ़ रही है। तो उसके बाद आपको क्या चीज और देखनी है, आपको देखना है प्रमोटर होल्डिंग शुड नॉट बी प्लेस्ड। ऐसा ना हो कि जो उस कंपनी का प्रमोटर है उसने उन शेयर्स को कहीं पर गिरवी रखा हो, प्लेज हो। जैसे कि जितनी भी एडीएजी कंपनीज हैं, अनिल अंबानी वाली जितनी भी कंपनीज हैं, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा या डिश टीवी, जो भी दूसरी कंपनीज हैं जिनमें भी एक अनएक्सपेक्टेड फॉल आया है, वो सारी कंपनीज ऐसी थी जिनमें की प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड थी
होता क्या है, जब प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड होती है तो जिन इंस्टीट्यूशंस के पास वो प्रमोटर होल्डिंग होती है, इंस्टीट्यूशन उसको डायनेमिकली बाजार में सेल करने के लिए आते हैं और उस कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से गिरता है। और क्योंकि उस कंपनी का प्राइस, उस कंपनी के शेयरों का प्राइस गिर जाता है, उस कंपनी की बुक्स पर लिवरेज बढ़ जाती है और उस कंपनी के जो बाजार से पैसा उठाने के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उस कंपनी के लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे वो कंपनी खत्म होती चली जाती है। तो कोई भी ऐसी कंपनी ना लें आप जिसमें कि प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा प्लेज्ड हो। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि आप क्यों ना सरकारी कंपनी खरीद लें। तो भाई साहब ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि सरकारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ या तो अपने एम्प्लॉइज के लिए है या गवर्नमेंट के लिए है। तो कोई भी सरकारी कंपनी खरीदने से पहले आप 10 बार सोचें, क्योंकि सरकारी कंपनियां बाजार में रिटर्न नहीं देती है। सरकारी कंपनियों में कोई भी न्यूज आती है कि ऐसा होगा, जैसे बीपीसीएल में पिछले दिनों में कोई न्यूज आई थी कि ये डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये करेंगे वो सब करेंगे, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। बीपीसीएल का हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए और आपको वहां पर प्रॉफिट आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप आंख बंद करके सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं उठा लें। जैसे आरसीएफ में कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएफ के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, ये है तो आरसीएफ खरीदें। तो वो लैंड बैंक गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, आरसीएफ के एम्प्लॉइज के लिए, वो शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। उसका कोई बेनिफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट घुमा फिरा के कुछ भी करेगी लेकिन वो प्रॉफिट आपको नहीं होने देगी। तो आपको सरकारी कंपनी नहीं खरीदनी है, आपको खरीदनी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनी खरीदनी है जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। जितनी भी टॉप निफ्टी की कंपनीज है उनमें जनरली प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं होती है। और आपको यह भी देखना है कि वो कंपनी के बुक पर बहुत ज्यादा लोन तो नहीं है, क्या वो कंपनी लिवरेज्ड तो नहीं है। और दूसरा, आपको उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी उस कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी खरीद लेते हैं जिसमें कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की ज्यादा हिस्सेदारी है, तो जैसे ही वो शेयर बढ़ना शुरू होएगा तो उसमें बिकवाली आ जाएगी और वो शेयर रिटर्न नहीं देगा। तो ऐसी कंपनी नहीं खरीदें जिनमें इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है। जैसे पीएसयू बैंक में अब इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग बढ़ गई, काफी दिनों से लोग पीएसयू बैंक को खरीद रहे हैं। तो ऐसी कंपनी आपको रिटर्न नहीं देगी जिन कंपनीज के अंदर इंडिविजुअल शेयर होल्डर बहुत ज्यादा हैं। जैसे अब जो देखो इंडिविजुअल शेयर होल्डर किन कंपनियों में ज्यादा होते हैं, जो कंपनी के प्राइस डायनेमिकली पिछले 6 महीने में, साल भर में डायनेमिकली गिरे हैं, उन सब में इंडिविजुअल शेयर होल्डर बढ़ जाते हैं। और ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है कि जो कंपनी एक बार गिर जाती है वो कभी दोबारा वापस नहीं उठती। एन नंबर ऑफ कंपनी में मैं आपको गिनवा सकता हूँ, एमटीएनएल, यूनिटेक, आपका रियल एस्टेट की कंपनी जैसे आपका ओमेक्स, और एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो कि एक बार गिरी और उसके बाद वो कभी उठी नहीं। जीटीएल इंफ्रा, तो क्योंकि उनमें इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है और वो कंपनी रिटर्न कभी नहीं देती। और अगर आप 10 कंपनी डायनेमिकली फॉल हुई है तो उनमें से कोई एक दो कंपनी, जैसे कि एमसीएक्स भी एक बार गिरा था, तो एमसीएक्स बीच में, उसके बाद कुछ दिन बाद एमसीएक्स ने रिकवर करना शुरू हो गया। तो ऐसी कुछ कंपनी, 10 में से एक कंपनी, 2 कंपनी आपको हो सकता है कि बेटर रिटर्न दे दे, हो सकता है कि उठ जाए। तो ऐसी कंपनी जब वो उठेगी तो वो चार्ट पे आपको दिखेगी, टेक्निकल चार्ट पे आपको दिखेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट में भी टेक्निकल चार्ट यूज करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंपनी आपको देखनी है जिनमें इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा ना हो। अगर उस स्टॉक के अंदर एफआईआई होल्डिंग ज्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक, अगर उस कंपनी के अंदर विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो वो आपको कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगी। बट अगर कोई किसी तरह का करेक्शन होता है, अगर बाहर के बाजार गिरते हैं तो उसमें बहुत डायनेमिक फॉल आ सकता है। तो आपको ये सावधान रहना है कि वो जो कंपनी है उसके अंदर एफआईआई होल्डिंग ज्यादा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने हैं। यानी एक लेवल से अगर वो कंपनी नीचे आती है तो आपको वो शेयर बेच देने हैं। या इसका आप एक बेनिफिट दूसरा ये भी ले सकते हैं कि आप उसको एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी। जैसे इंडसइंड बैंक,